Hello future officers, my name is Mayank Kushist and I'll be your educator for the biology section. तो थोड़े अपने बारे में brief introduction दे देता हूँ. मेरा नाम मयंक कुशिष्ट है. Okay, and this will be the demo lecture for biology. ठीक, demo lecture. तो अपने बारे में थोड़ा brief introduction दे देता हूँ. I have qualified CDS various times. Okay, and FCAT also and CAPF also. Okay. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी करके समझेंगे और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कॉम्प्लेक्स में जाएंगे. ठीक है, और ज्यादा ज्यादा भी नहीं डीप में जाना है क्योंकि हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. और बेसिकली जो सीडीएस और सीएपीएफ के बच्चे हैं इसमें जो हमारा यूपीएससी जो हमारा पेपर बनाती है वो एक सेट ऑफ पैटर्न पे बनाती है. ठीक है, एक सेट ऑफ पैटर्न पे पेपर बनाए जाते हैं और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे. और बेसिकली हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बुक है, 9th एंड 10th, प्लस हमारी जो लूसेंट की जो जीके बुक है वो भी थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्लस 11th एंड 12th के कुछ वन वर्ड टाइप शॉर्ट कंसेप्ट्स. ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी आज की क्लास शुरू करेंगे. और आज बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन टाइप रखेंगे कि ताकि हम धीरे धीरे बेसिक्स को अंडरस्टैंड करें और धीरे धीरे अपने कंसेप्ट्स बिल्ड करें और हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की तरफ, कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ आराम से पहुंचे ताकि हमारी सारी चीजें समझ में आ जाए. ओके, सो लेट्स विथ स्टार्ट विथ बायोलॉजी. ओके, तो थोड़ा सा पहले बायोलॉजी को समझते हैं. बायो मतलब क्या समझते हैं? ठीक है, बायो ऑर्गेनिज्म सुना होगा आपने. बायो का एक्चुअल में मीनिंग होता है लिविंग. ओके, लिविंग. कोई भी अगर चीज सांस लेती है, सांस मतलब कोई भी चीज अगर लिविंग है, वो रेस्पिरेशन कर रही है या वो कोई टास्क परफॉर्म कर रही है, उसको बोलेंगे हम लिविंग. ठीक है, उसको हम बोलेंगे बायो. एंड वही लॉजी का मतलब क्या होता है? हमारा लॉजी का मतलब होता है स्टडी. ठीक है, अब दोनों को साथ में मिला के क्या बन रहा है? द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज नोन एज बायोलॉजी. ओके, बेसिक सी हमारी डेफिनेशन है. और बायोलॉजी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एज पर हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं बायोलॉजी, हमें पता है प्लांट्स जो है वो भी लिविंग बींग्स हैं. ठीक है, और हमारे जो एनिमल्स हैं वो भी लिविंग बींग्स हैं. ठीक है, तो ये दोनों लिविंग बींग्स हैं. तो इनकी हमने क्या किया है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हमने दोनों को अलग अलग कर लिया ताकि हम दोनों को अलग अलग स्टडी कर पाए और हम कनेक्शंस निकाल पाए. तो द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी. ठीक है, एंड द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी. जूलॉजिकल पार्क में जाते हो ना आप, जू में जाते हो, तो जू का मतलब ही एनिमल से है. तो द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी एंड द स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी. तो हमारे जो एग्जाम्स में आते हैं, सीडीएस एंड सीएपीएफ एग्जाम्स में आते हैं, तो वो हमारे बेसिकली इन्हीं जूलॉजी और बॉटनी के कंसेप्ट्स में ही आते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. और 9th एंड 10th से ही सबसे आते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. अब सबसे पहले बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे आती है, जैसे हम कभी भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं या पढ़ते हैं? एटम, द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सम सब्सटेंस और मैटर इज नोन एज एटम. हमने सबसे पहले यही पढ़ा था अपने 9th 10th में. थोड़ा रिवाइज करो, थोड़ा याद आ रहा होगा, है ना? तो वैसे ही अगर जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है हमारे कंसेप्ट को जानने के लिए और जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी किसी भी चीज का बायोलॉजी में, वो है क्या? हमारा सेल. ओके, सेल इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यानी अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी चीज अगर लिविंग है तो उसमें सेल प्रेजेंट होगा, अदरवाइज वो लिविंग नहीं हो सकती. ये सेल एक टाइप का हमारा स्ट्रक्चर है. ओके, और ये स्ट्रक्चर को हम बहुत सारी चीजों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे हम किसी सेल को मल्टीसेलुलर या यूकारियोटिक या प्रोकारियोटिक क्यों बोलते हैं. तो सेल जो है हमारी बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है. यानी कोई भी चीज अगर किसी चीज से बनती है तो वो है सेल. अगर कोई भी लिविंग चीज किसी चीज से बनती है तो वो है सेल. ओके, तो थोड़ा सा और जान लेते हैं. जैसे हम एक एनालॉजी लेते हैं. ओके, जिस आप घर में रह रहे हो, ठीक है, वो हमारा हाउस है. वो हाउस जो है किन सारी चीजों से मिलके बना है? वो बहुत सारे रूम से मिलके बना है. रूम्स हमारी किन चीजों से मिलके बनी है? वो बनी है वॉल से, दीवारों से मिलके हमारे रूम्स बने हैं. और वही हमारे वॉल्स किस चीज से मिलके बने हैं? वो है ब्रिक्स. तो हम ऐसा बोल सकते हैं, द एसोसिएशन
and the group of bricks is known as walls, and the group of walls is known as rooms, a group of rooms is known as house। हम ऐसे करके बोल सकते हैं, है ना? तो ये सबको समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर हम किसी एक लिविंग बीइंग के बारे में बात करें या लिविंग बॉडी या ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो सेम हमारा स्ट्रक्चर चलेगा। जैसे हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए ह्यूमन बॉडी ले लेते हैं, ह्यूमन बॉडी, ठीक है? तो बॉडी या ऑर्गेनिज्म कुछ भी, तो वो किससे बना है? वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बना है। ऑर्गन्स हमारे क्या हो सकते हैं? हमारा लिवर हो सकता है, हमारा स्टमक हो सकता है, हमारा ब्रेन हो सकता है, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं। और ऑर्गन किससे मिलके बने हैं? हमारे टिश्यूज से मिलके बने हैं। और टिश्यूज किस चीज से मिलके बने हैं? हमारे सेल। A group of cells is known as tissue, a group of tissue is known as organs, a group of organs is known as body और organism। ठीक है? तो बेसिकली सेल्स और टिश्यूज में यही फर्क होता है। देखो, एक ही मैंने अगर एक सिंगल से एक स्ट्रक्चर बनाया तो वो सेल हो गया, और मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए और ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलके एक सर्टेन काम कर रहे हैं, यानी इनको मैंने एक काम दे रखा है, एक वर्क दे रखा है, तो वही कर रहे हैं। अगर मैंने इनको बोल दिया HCl प्रोड्यूस करो तो वो एक ही काम कर रहे हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है टिश्यूज। जब बहुत सारे सेल्स मिलके एक काम करते हैं तो उनको बोला जाता है टिश्यूज। ओके, और बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बनता है ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनती है एक बॉडी। ओके, मैंने आपको ह्यूमन बॉडी के कंसेप्ट में समझाया। अब थोड़ा और आगे चीजें बढ़ाते हैं। अब देखो, यहां तक हमने बात कर ली थी, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी का ये डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन से मिलके हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, जिसमें से एक ऑर्गन है हमारा स्टमक। और स्टमक में ये है आपके टिश्यूज। और टिश्यूज किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा, सेल्स work together in tissues work together in organs work together in organ system। ये बेसिकली हमारा ऑर्गन सिस्टम होते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स साथ में मिलके काम करते हैं, तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बोल दिया इसको, ठीक है? एंड ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर इन ऑर्गेनिज्म या बॉडी, ठीक है? तो सिमिलरली यहाँ पे देख रहे हो आप, एक ह्यूमन बींग है, उसका एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें एक ऑर्गन है, उसमें टिश्यू है, और टिश्यू में है हमारे सेल्स। अब सेल्स के भी बारे में हम आगे अच्छे से बात करेंगे। सेल्स को भी अगर हम देखो, हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा ह्यूमन है, ह्यूमन का एक डेफिनाइट साइज होता है, उसको अगर हमने जूम कर दिया, ठीक है, तो हमें अलग अलग सिस्टम्स दिखेंगे और लास्ट में हमें एक दिखेगा सेल। अगर हमारे पास कोई बहुत ही अच्छा लेंस है तो हम सेल्स को भी जूम करके देख सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो देख सकते हैं, ठीक है? तो हम पहले थोड़ा एवोल्यूशन चेक करते हैं, एक्चुअल में ये सेल्स मिले कैसे और किसको मिले, कैसे मिले, कहाँ पे मिले। तो इसके बारे में हमारे यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है, तो हम उसी जो हमारे लिमिटेड सिलेबस है उसी को लेके करेंगे, ठीक? लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले किसी भी चीज को हमें देखने के लिए क्या चाहिए? अब देखो, अगर हम बहुत दूर की चीज देख रहे हैं तो हमें चाहिए टेलीस्कोप। अगर हम कोई छोटी सी चीज देख रहे हैं तो हमें चाहिए माइक्रोस्कोप। आई गेस आप सबको ये पता होगा, जैसे हम प्लैनेट्स किससे देखते हैं? हम टेलीस्कोप से देखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर हैं। हम छोटे छोटे सेल्स किससे देखते हैं या एटम्स किससे देखते हैं? वो देखते हैं माइक्रोस्कोप से। ओके, तो सबसे पहले जो पुराने टाइम जब हमारे धीरे धीरे मैग्निफिकेशन ग्लास बनने लग गए या मैग्निफिकेशन लेंस बनने लग गए, तो सबसे पहले आया हमारा सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप। ये जो आप देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये है हमारा सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप। ओके, तो इसमें मैग्निफिकेशन पावर ना, मैग्निफिकेशन पावर यानी, अब मानो मैग्निफिकेशन पावर का मतलब होता है जूम करना। हम जैसे हमने एक सिंपल सी फोटो ले ली, उसमें हम 2x ही जूम कर पा रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद हमने एक फोन के ही बारे में ले लेते हैं, ठीक है? एक हमने नॉर्मल नोकिया का पुराना वाला फोन लिया जिसमें हम 2x जूम कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आया क्या, थोड़ा सा और एडवांस वर्जन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हमने बोल दिया कि एक हमारा है आईफोन, उसमें से हम अब 10x जूम कर पा रहे हैं, यानी हम 10x डीप चीजों को देख पा रहे हैं। तो हमारा मैग्निफिकेशन पावर हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप में कम थी, फिर हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है? तो इससे क्या हुआ कि हम ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है ना, स्टमक तो हम देख सकते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे टिश्यूज और सेल्स के स्ट्रक्चर है वो देखने लग गए थे, ठीक है? तो इसी के बारे में आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन से हमारे साइंटिस्ट आए, ये पूरा एक हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ और कैसे हुआ, ठीक है? तो ये देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट आए वो आए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि जो सेल है इस टर्म को कॉइन किया है, यानी सबसे पहले सेल जो नाम दिया था वो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। और बेसिकली इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने, ये जो हमारे साइंटिस्ट, ये कब हुआ था? 1665 में हुआ था, इन द ईयर ऑफ 1665।
जो हमारे साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, जो हमारी पेड़ की छाल होती है ना, बार्क, ठीक है, उसको लिया और उसको अपने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और उसमें इनको छोटे-छोटे हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर्स दिखे, ठीक है? हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर ऐसे बेंजीन जैसा होता है हमारा, हेक्सागोन जैसा होता है ना? तो ऐसे छोटे-छोटे इनको स्ट्रक्चर्स दिखे, बहुत सारे। तो इन्होंने इनको क्या बोला था? कंपार्टमेंट्स बोला था। कंपार्टमेंट्स बोला था और उसी के बाद इनका नाम सेल कॉइन करके रख दिया इन द ईयर ऑफ 1665। और सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है, ओके। सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही होता है अ लिटिल रूम, अ लिटिल रूम, ओके। आई गेस कोई डाउट नहीं होगा। फिर इसके बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए, इन्होंने अभी क्या किया था, जो पेड़ की छाल होती है बार्क, उसको लिया था और उसके बारे में स्टडी किया था। तो लेकिन जो हमें पता है, जो पेड़ की छाल होती है वो एक्चुअली डेड टिश्यूज या डेड सेल से मिलके बनी होती है, ओके। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या किया, डेड सेल की डिस्कवरी करी, डेड सेल्स की डिस्कवरी करी, ओके। लेकिन उसके बाद हमारे आए लिवेनहुक। लिवेनहुक हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए इन द ईयर ऑफ 1674। इन्होंने क्या किया, पॉन्ड, एक किसी तालाब से पानी निकाला और उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और उसमें इन्होंने देखा कोई कोई छोटे छोटे माइक्रोब्स हिल रहे हैं, मतलब कोई कोई छोटी छोटी ऐसी लिविंग बॉडीज है पानी के अंदर जो वो हिल रही है। तो इन्होंने सबसे पहले लिवेनहुक ने क्या किया था, लिविंग सेल खोजा था, ओके। तो डेड सेल किसने खोजा, हमारा रॉबर्ट हुक ने। फिर लिवेनहुक ने क्या किया, लिविंग सेल खोजा इन द पॉन्ड ऑफ इन द वाटर ऑफ पॉन्ड, ओके। फिर उसके बाद हमारे तीसरे साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन। अब इनके नाम इंपॉर्टेंट है, ये साल इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। ये ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके नाम इंपॉर्टेंट है, किसने कौन सी डिस्कवरी करी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि डिस्कवरी की सेल न्यूक्लियस की। अब सेल न्यूक्लियस एक्शन में क्या होता है, अब हम बता देते हैं थोड़ा। ये जो हमने अभी बात करी, ये जो सेल है हमारा, ये देख लो आप, ये जो हमारा पूरा सेल है, ओके। ये जो हमारा सेल है, ये इसमें आप ब्लैक डॉट देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, ठीक है। ये होता है हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। न्यूक्लियस का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है हमारी। ह्यूमन बॉडी में हमारा क्या रहता है, ब्रेन रहता है, और ब्रेन से हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल कर ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। वैसे ही सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है उनका, वो पूरी सेल्स को कंट्रोल करता है। अगर हमें हाथ हिलाना है तो हमारा ब्रेन बोलता है हमारे मसल्स को कि हमें राइट हैंड हिलाना है या लेफ्ट हैंड हिलाना है या मूव करना है कोई भी चीज। तो हमारे वैसे ही सेल्स में उनका न्यूक्लियस पूरे सेल को बोलता है कि तुम्हें कौन से काम परफॉर्म करना है, ओके। तो हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, सेल न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। अब उसके बाद पुरकिंजे आए। पुरकिंजे ने क्या किया, इन द ईयर ऑफ 1839 में प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी। अब बेसिकली प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये अब फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल होता है। अब जैसे ये एक हमारा सेल है, इसके बीच में हमारा न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे ना इस बाकी पूरे एरिया में कुछ ऐसे सैपी फ्लूइड यानी वैक्स जैसा कुछ फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, या थिक फ्लूइड बोल दो। एक थिक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म। अब हम थोड़ी आने वाली स्लाइड्स में और डिस्कवर करेंगे कि प्रोटोप्लाज्म एक्चुअल में हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला के बोला जाता है, लेकिन हम वो आने वाली स्लाइड्स में के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन अभी तक ये मान लो कि जो हमारे सेल के अंदर कुछ वाटरी सब्सटेंस जो थिक सब्सटेंस होता है वो मिला जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और इसकी डिस्कवरी किसने थी, पुरकिंजे ने करी थी, ओके। उसके बाद आता है हमारे दो साइंटिस्ट, शिल्डेन एंड श्वान, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट आते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सेल थ्योरी निकाली। सेल थ्योरी, अब सेल थ्योरी बेसिकली क्या थी, इन्होंने कहा था कि सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो अभी तक हमने बोल रहे थे ना कि सेल इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये शिलियन एंड श्वान ने ही ये सेल थ्योरी निकाली थी, ओके। तो इसके बारे में आई गेस कोई डाउट नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वर्चो। वर्चो ने क्या किया, इस सेल थ्योरी को और एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी। अब जिसमें पहले हम कह रहे थे कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही चलता है। अब हमने क्या बोला कि जब वर्चो ने कहा कि इन्होंने कहा सेल थ्योरी को एक्सपेंड कर दिया, इन्होंने इसमें एक और क्लॉज डाल दिया कि कोई भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होगा। मतलब कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं कि आप हो यहाँ पे, ठीक है। तो
आप किससे अराइज किए हो? अपने पेरेंट्स से अराइज किए हो, ये आपके फादर हो गए, ये मदर हो गए। अब ये किससे अराइज किए हैं? ये भी अपने फादर और मदर से ही अराइज किए हैं। तो वैसे ही एक सेल जो होता है वो अपने उसके भी पेरेंट सेल्स होते हैं, यानी वो किसी भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो ऐसा सेल जो पहले रह चुका है उससे एग्जिस्ट होके ही निकला है, फिर ये अगेन डिवाइड करेगा, फिर ये अगेन डिवाइड करेगा। ओके, तो ये हमारी जो थ्योरी थी, ये वर्चो ने हमारी सेल थ्योरी में ऐड किया था, एक्सपेंडेड सेल थ्योरी जिसको बोला जाता है, और इसमें बोला था सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, आई गेस इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब क्या हुआ, ये सारा जो काम था ये चल रहा था सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। इसमें हम ना ज्यादा चीजें अंदर तक नहीं देख पा रहे थे। अभी हमने क्या बात करी थी कि मैग्निफिकेशन पावर जो हमारे माइक्रोस्कोप्स में थी वो बहुत ही कम थी। हमने पहले बात किया था नोकिया का फोन था, उसमें 2x हमारे मैग्निफिकेशन पावर थी या जूम की पावर थी, और उसके बाद हमने आईफोन किया जिसमें हमारे 10x थी। अब हमने क्या ले लिया, सैमसंग का फोन ले लिया, सैमसंग का फोन ले लिया, उसमें 100x जूम की पावर है। ठीक है, तो उसी को बोला हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये क्या कर रहा है, अब ये बहुत ज्यादा जूम कर ले रहा है, इसकी मैग्निफिकेशन जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मैग्निफिकेशन पावर जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। हमने नोकिया में कहा था वो 2x देख पा रहा है जूम करके, हमने आईफोन में कहा था वो 10x देख पा रहा है। अब ये हमारा सैमसंग का फोन यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 100x तक जूम करके देख पा रहा है। अब कोई भी चीज को अगर हम जितना जूम करेंगे उसके अंदर की चीजें हमें और दिखेंगी। तो अभी तक हमने क्या देख पाए थे, अभी तक हम सेल्स देख पाए थे। अब सेल्स के अब हमने और जूम कर दिया, इसको 100x कर दिया। ठीक है, तो सेल के भी अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखने लग गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने हमारे जो सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं या डिफरेंट छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, उसकी डिस्कवरी करना शुरू कर दिया। ओके, तो बेसिकली हमारे जो सेल हैं, अगर हम नॉर्मल नॉर्मल चीजों में बात करें, हमने क्या बोला था सबसे पहले, जो बायोलॉजी है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो हमारे प्लांट में कौन से सेल्स हो सकते हैं, प्लांट सेल्स हो सकते हैं, और एनिमल्स में एनिमल सेल्स। ओके, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई। तो इनको हमने जब जूम किया हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। पहले तक हमें क्या दिख रहा था कि एक कोई सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, वो हमने यही देख पाए थे। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम 100x तक जूम करके चीजों को देख पा रहे हैं। अब ये मैंने बस एनालॉगी के लिए दिया है आपको, कि ताकि आप चीजें समझ पाओ। ये 100x जूम जरूरी नहीं है कि ये होता है, ये आपको समझाने के लिए बताया। अब इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें देख पा रहे हैं, जैसे हम न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, साइटोप्लाज्म देख पा रहे हैं, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी apparatus, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवलप, ये सारी चीजें होगी। ये है हमारा एनिमल सेल, ये है हमारा प्लांट सेल। इन दोनों चीजों में, हमारे दोनों सेल्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे क्या डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और चीजें जूम कर दी और हमें और क्लियरली चीजें दिखने लग गई। ओके, आप इसके अंदर देख सकते हो बहुत सारी लेबलिंग है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, अभी के लिए चीजें छोड़ दो, हम जब हम अच्छे से सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे, तब हम बात करेंगे कि लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, हमारे सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है, और इन दोनों में हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में फर्क क्या होता है, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्या है, ये वैक्यूल है, वैक्यूल का काम क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो क्या हुआ कि हमें सेल को समझने के लिए और अच्छे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत थी, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें सेल दिख रहे थे। कोई सेल हमें ऐसे दिख रहे थे और कोई सेल हमें ऐसे दिख रहे थे। अगर हम जब हमने जूम किया तो कुछ सेल के अंदर बहुत सारी चीजें दिख रही थी, और किसी किसी सेल के अंदर बहुत ही कम चीजें दिख रही थी। तो हमने क्या कहा कि सेल को उनके एडवांस और प्रिमिटिव वर्जन के हिसाब से हम अलग अलग कर लेंगे। अब जैसे हम बात करें कि आपने एक फोन लिया। ओके, आपने एक नोकिया का फोन लिया जो ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का था, और वो मल्टीमीडिया फोन नहीं है। उसमें आप सिर्फ सांप का गेम खेल सकते हो, स्नेक एंड लैडर, या कोई भी अपना स्नेक वाला गेम खेल सकते हो। उसमें आप फोटो नहीं खींच सकते, उसमें आप गाने नहीं सुन सकते। तो वो एक पुराने टाइप का हमारा फोन हो गया। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं एंड्रॉइड फोन, एप्पल के फोन, आईओएस वगैरह, तो इनके अंदर हम बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं, हम नेविगेशन कर पा रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह की फोटोज देख पा रहे हैं, हम गाने रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, हम गाने सुन पा रहे हैं। तो वो एक एडवांस टाइप का हो गया। वैसे ही सेल को हमने क्या किया, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक प्रोकारियोटिक एक यूकारियोटिक।
ओके। तो प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव प्रिमिटिव मतलब पुराना, ओल्ड। ओके, ओल्ड। कार मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है। और वैसे ही यू मतलब क्या होता है? यू मतलब होता है ट्रू, ट्रू यानी असली यानी एडवांस। ठीक है। कार मतलब अगेन न्यूक्लियस ही होगा हमारा, न्यूक्लियस होता है। ठीक है। तो हमने सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्रोकार्योट्स, एक होता है हमारा यूकार्योट्स। अब प्रोकार्योट्स मतलब होता है ऐसे सेल्स या ऐसे हमारे बॉडी जिसका न्यूक्लियस जो है वो पुराना टाइप का, हमने कहा ना यहाँ पे कार मतलब होता है न्यूक्लियस और प्री मतलब होता है ओल्ड। तो जिसका न्यूक्लियस जो है वो पुराने टाइप का है, यानी जो उसका सॉफ्टवेयर है वो पुराना है। और वहीं हम यूकार्योट्स की बात करें तो इसमें क्या है, हमारा जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसमें नया है। ठीक है। तो यानी एडवांस टाइप का है। इसीलिए आप देख सकते हो प्रोकार्योट्स में जो है हमारा बहुत कम लेबलिंग देख पा रहे हो, एक सेल वॉल है, एक कैप्सूल है, एक फ्लैजेलम है, एक न्यूक्लियोइड है। ठीक है। लेकिन वहीं हम क्या यूकार्योट्स में बहुत सारी और चीजें देख पा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देख पा रहे हैं, साइटोप्लाज्म देख पा रहे हैं, हम क्लोरोप्लास्ट देख पा रहे हैं, गोल्जी बॉडीज देख पा रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख पा रहे हैं। ठीक है। तो यूकार्योटिक मतलब होता है एडवांस टाइप का सेल, प्रोकार्योटिक होता है मतलब प्रिमिटिव सेल टाइप का सेल। अब थोड़ा सा एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। कोई भी चीज होती है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है, कोई भी चीज जो होती है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स के टाइप में जाती है। ठीक है। यानी अगर हम आईफोन का ही एग्जांपल लें तो ऐसा तो नहीं है कि आईफोन जो 1990s में बना था या 2000 में बना था वो आज के हमारे आईफोन से ज्यादा एडवांस है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले हम सिंपल चीजें बनाते हैं फिर हम उसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। अच्छा, मैं एक ही एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक मैंने ये सेल बनाया, सेल के बीच में न्यूक्लियस बनाया, ये हमारा सिंपल टाइप का सेल हो गया। अगर इसके अंदर हमने क्या किया, इसमें डिटेल्स और ऐड कर ली। ठीक है। इसमें बहुत सारी डिटेल्स और ऐड कर ली, तो ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया। तो यही हमारा एवोल्यूशन भी दिखाता है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो यूकारियोट्स है वो प्रोकारियोट्स के मॉडिफिकेशन से ही आए होंगे, कुछ म्यूटेशन हुई होगी प्रोकारियोट्स में जिससे वो यूकारियोट्स बने। ओके, आई गेस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब वैसे ही हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को आपस में अलग कर सकते हैं। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? जैसे हमने थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे न्यूक्लियस के प्रिमिटिव यानी पुराने और नए होने पे डिफरेंशिएट किया, वैसे ही हम कितने सेल्स हैं एक ऑर्गेनिज्म में उसके हिसाब से हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करेंगे। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यानी यूनि मतलब होता है सिंगल यानी वन, यूनि मतलब होता है वन, और मल्टी मतलब होता है मैनी। ओके, मल्टी मतलब होता है मैनी, यूनि मतलब होता है वन, और सेलुलर मतलब अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी जो पूरी बॉडी है वो एक ही सेल से बनी है तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गए, जैसे हमारा पैरामीशियम हो गया। अभी हम बात करेंगे पैरामीशियम वगैरह क्या होता है, लेकिन अभी के लिए एक एग्जांपल है, समझ लो। हमारा अमीबा हो गया, हमारा क्लाइडोमोनास हो गया, एक टाइप की एल्गी होती है। ठीक है, एल्गी बोल दो या एल्गी बोल दो, दोनों सेम। तो ये सारे क्या है, एक ही सेल से बने हुए हैं। ठीक है, इनमें बस एक ही सेल है। लेकिन हम जो है जैसे एनिमल्स हो गया या प्लांट्स हो गया, तो ये क्या होता है, हम बहुत सारे सेल्स को मिलके बने हैं। ठीक है। जैसे ऑक्टोपस हो गया, पेट्रीमाइजोन हो गया, ये हमारे अब आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे, जब एनिमलिया क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे ना, उसमें आएगा हमारा मोलस्का वगैरह। तो हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलके हम जब बने हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर एक ही सेल से मिलके बने हैं तो उनको बोलेंगे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे देख लेते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का डिफरेंस। हमने अभी बात कर ली यूनिसेलुलर क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं यूनिसेलुलर में, सिंगल सेल होता है। मल्टी सेलुलर में कितने होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक ही सेल बनाया, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स बनाए। और एग्जाम्पल्स क्या, हमारा अमीबा, बैक्टीरिया, और यहाँ पे फंगी, प्लांटी, एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था प्रोकार्योट्स यूकार्योट्स, इसके बीच का थोड़ा हम डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा प्रो। प्रो मतलब हमने अगेन बात करी थी, ओल्ड कार मतलब होता है न्यूक्लियस, और हमारा यू मतलब होता है ट्रू यानी एडवांस, और कार मतलब न्यूक्लियस। यानी एडवांस टाइप का न्यूक्लियस होगा तो हम बोलेंगे उसको यूकार्योट्स, अगर पुराने टाइप का न्यूक्लियस होगा ओल्ड टाइप का तो उसको हम बोलेंगे हम प्रोकार्योट्स। अब न्यूक्लियस पुराना और नया कैसे हो सकता है? अब हम दोबारा इस डायग्राम पे जाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो न्यूक्लियोइड है यही इसका न्यूक्लियस है। ठीक है। अब यहाँ पे जो देख रहे हो ये न्यूक्लियस। अब
यहाँ पे ये हो गया हमारा यूकारियोट्स, ये हो गया हमारा प्रोकारियोट्स। अब इसमें देखो कि जो हमारा यहाँ पे ये जो होता है ना, ये हमारे बेसिकली डीएनए होता है। अब ये जो डीएनए है ना, इसके बाहर कोई बाउंड्री है नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है इसके बाहर, है ना, इसके बाहर कोई भी बाउंड्री नहीं है। थोड़ा इरेजर, ओके, इसके बाहर किसी टाइप की बाउंड्री नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियस के बाहर एक बाउंड्री रहती है, जिसकी वजह से जो हमारा डीएनए रहता है वो अंदर ही रहता है। अब देखो, अब हम बात करें, यहाँ पे आप हो, ठीक है, आप एक रूम के अंदर हो, आप एक रूम के अंदर हो, ठीक है, तो आप इस रूम को छोड़ के नहीं जा सकते, इस रूम को छोड़ के नहीं जा सकते, आपको इसी रूम के अंदर रहना पड़ेगा। भले ही आपका घर बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन अगर हमने क्या किया, आपको एक रूम के अंदर लॉक कर लिया, तो आप इस रूम से कहीं नहीं जा सकते, आपको उसी रूम के अंदर रहना पड़ेगा। वहीं एक दूसरा लड़का है अमन, उसको हमने किसी भी रूम के अंदर लॉक नहीं किया, लेकिन उसको हमने किसके अंदर लॉक कर लिया, उसको हमने अब पूरे घर के अंदर, हाउस के अंदर लॉक कर लिया। तो वो अब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रूम 1, रूम 2, रूम 3 इनमें जा सकता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा सेम है कि हमारा जो न्यूक्लियाइड होता है, इसमें जो डीएनए होता है, इसमें क्योंकि बाउंड्री नहीं होती है, तो ये पूरी बॉडी के अंदर कहीं पे भी जा सकता है, यहाँ 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 जा सकता है। लेकिन हमारा जो यूकारियोट्स हैं, इसमें जो हमारा डीएनए है, उसके बाहर एक लेयरिंग होती है, एक बाउंड्री होती है, जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और हमारा जो डीएनए है वो इसके बाहर नहीं जा सकता। ओके, तो ये हो गया हमारा यूकारियोट्स। तो यहाँ पे हम सेम देखते हैं कि हमारा जो प्रोकारियोट्स होता है वो हमारा यूनिसेलुलर होता है मोस्टली, और यूकारियोट्स जो होता है हमारे मल्टीसेलुलर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी हमने बात करी, प्रोकारियोट्स में एब्सेंट होता है, यानी उसका डीएनए उसकी बॉडी में कहीं पे भी घूम सकता है, लेकिन हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यूकारियोट्स में प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही रहता है और अपनी पूरी सेल की बॉडी के अंदर रहता है। साइज जो हमारा प्रोकारियोट्स का रहता है वो जनरली स्मॉल रहता है, क्योंकि यूनिसेलुलर है, एक ही सिंगल सेल से मिलके बना है, और यूकारियोट्स का जनरली मल्टी सेलुलर होता है, तो बहुत सारी बॉडीज से मिलके बना रहता है, तो इसका मतलब ये लार्ज होगा। सेल ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट रहते हैं और इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अभी हमने देखा था ना लेबलिंग, जस्ट वेट, यहाँ पे देख रहे हो, सेल ऑर्गेनल्स मतलब ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे गोल्जी, हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे यूकारियोट्स में, लेकिन हमें प्रोकारियोट्स में दिख रहे हैं नहीं। तो बस यहाँ पे हमारे सेल ऑर्गेनल्स जो है यूकारियोट्स में होते हैं और हमारे प्रोकारियोट्स में एब्सेंट होते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे न्यूक्लियस बोला जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड बोला जाता है। डिवीजन इसमें मतलब एक सेल से दो सेल्स या दो से चार, चार से आठ, ये हमारे यूकारियोट्स में माइटोसिस और म्यूसिस के थ्रू होते हैं, लेकिन हमारे प्रोकारियोट्स में फिजन और बर्डिंग के थ्रू होते हैं। ओके, तो ये हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे, जब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ रहे होंगे या रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो उसमें माइटोसिस म्यूसिस आएगा, लेकिन अभी के लिए ये थोड़ी जनरल सी चीजें हैं, ये समझ लो। ओके, यहाँ तक आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, जैसे हमने अपने, अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ह्यूमन की बॉडी। ह्यूमन की बॉडी में ये देख लो, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। ओके, और जिसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, यानी यहाँ पे हमारा स्टमक देख रहे हो, लिवर देख रहे हो, यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, और ये आपस एक इंडिविजुअल में एक ऑर्गन है, ठीक है। तो इन्हीं को बोला जाता है सेल ऑर्गेनल्स, यानी हम एक सेल में बहुत सारी, कितनी टाइप की डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो अलग अलग काम परफॉर्म कर रही है। ओके, तो वो होते हैं हमारे सेल के ऑर्गन। जैसे अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें, तो स्टमक का काम क्या है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करना। हमारा ब्रेन का काम क्या है, इंफॉर्मेशन गैदर करना, या विजडम का काम है चीजों को समझना। तो वैसे ही हमारे एक सेल्स में उनका भी अपना दिमाग होता है, वो उसी हिसाब से अपनी बॉडी ऑर्गेनाइज करते हैं, उसी हिसाब से फंक्शन करते हैं। ये हम आगे आने वाली क्लासेस में फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए यहीं तक क्लास रखते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।